जरूरी नहीं कि संस्कारी बहू सीधी हो। मोहल्ले के बाकी घरों से हटकर शोभा के घर में आज रात अलग ही रौनक है। रौनक हो भी क्यों ना, कल ही तो उसके बेटे की शादी हुई है और आज उसकी बहू मीरा की मुंह दिखाई की रस्म है। हॉल में सुरभि, कोमल और पूनम के साथ बैठी शोभा उसी का इंतजार कर रही है। कुछ ही देर में लाल साड़ी, हल्का सा घूंघट किए और गहनों से सजी मीरा अपनी नंद के साथ वहां हॉल में आती है और उन सब लोगों के पैर छूती है। बहुत खुशकिस्मत हो शोभा, तुम्हें बहुत संस्कारी बहू मिली है। तुम्हारी बहू में संस्कार कोट कोट कर भरी है। मीरा तुरंत स्टॉल की तरफ जाती है और ट्रे में रखकर पानी लाकर उन सबको बारी बारी से देती है। पानी का गिलास उठाते हुए पूनम, आपकी बहू का तो जवाब नहीं शोभा चाची, आजकल की लड़कियां। पूनम अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही, शोभा की बहू संस्कारी तो बहुत है, पर क्या पता, हो सकता है बस दिखावा हो और बहू के असली रंग कुछ दिनों बाद दिखे। लो, अभी आई हुई एक दिन भी नहीं हुआ और मोहल्ले की औरतों ने कान भरना शुरू कर दिया मेरी सास को। ऐसी बात नहीं है, मैंने अपनी बहू को बहुत परख कर चुना है। जब मैं इसे देखने गई थी तो मैंने इसका पूरा घर देखा था। एक एक चीज सलीके से रखी हुई थी। जिस बेटी का घर व्यवस्थित होता है वो बेटी संस्कारी ही होती है। ये बात है, तुमने सही कही। अब मैं भी यही ट्रिक आजमाऊंगी अपनी बहू ढूंढने के लिए। कुछ देर बाद वो सभी एक एक करके वहां से चली जाती हैं। मीरा भी अपने कमरे में जाकर आराम करती है और फिर अगले दिन ध्यान देती है कि पूरा घर अस्त व्यस्त है। गंदे सोफा के कवर्स, बिखरा हुआ किचन, अव्यवस्थित उसकी कमरा और बहुत कुछ जो अपनी जगह पर नहीं था। घर का हाल बेहाल देखकर मीरा सोचती है, शादी के माहौल की वजह से घर का ये हाल हो गया है। सोचकर मीरा अपने मायके की आदत के मुताबिक कुछ ही दिनों में पूरा हॉल साफ सुथरा और व्यवस्थित करके किचन भी व्यवस्थित कर देती है। किचन की रैक में रखे मसालों के डिब्बे साफ करके उन्हें लाइन से जमाती है। पहले नमक, फिर मिर्च, फिर हल्दी पाउडर, फिर जीरा, ऐसे ही मीरा सारे मसाले के डिब्बे जमाती है। फिर एक रात सबको खाना खिलाकर झूठे बर्तन साफ करके मीरा किचन व्यवस्थित करके अपने कमरे में जाती है और सुबह जब किचन आती है तो सिंक में झूठे ग्लास, प्लेट और कढ़ाई देखती है। अरे ये क्या, रात को मैंने सब कुछ साफ तो किया था। मीरा गैस स्टोव पर मैगी के कुछ टुकड़े और मसाला बिखरा हुआ देखती है। किसने किया ये सब? मीरा गहरी सांस लेती है और फिर पहले पूरे किचन को साफ करती है, झूठे बर्तन साफ करती है और फिर चाय बनाकर ट्रे में सजाकर हॉल में ले आती है, जहां पहले से ही ललित, शोभा, नव्या ऑफिस जाने के लिए तैयार, राहुल मतलब उसके देवर के अलावा उसका पूरा परिवार सोफे पर बैठा हुआ था। अपने ससुर को चाय देने के बाद मीरा अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, मम्मी जी, रात में क्या कोई किचन में गया था? पूरा किचन अस्त व्यस्त था और झूठे बर्तन भी सिंक में पड़े थे। हाँ बहू, रात में जब आर्यन घर आया था ना तो मैंने उसके लिए मैगी बनाई थी। ठीक है मम्मी जी, पर बर्तन साफ तो कर देने चाहिए थे। बहू, रात बहुत हो गई थी और मुझे नींद भी आ रही थी। मैंने सोचा सुबह में साफ कर लूंगी। मैं अभी जाकर धो देती हूँ। शोभा उठकर खड़ी हो जाती है। मम्मी जी, मैंने सब साफ कर दिया है, आप परेशान न हो। ट्रे से चाय का कप लेकर शोभा वापस अपनी जगह पर बैठ जाती है। फिर मीरा अपने पति, देवर और नंद को चाय देकर वहीं ट्रे लेकर खड़ी रहती है, इसे जो उम्मीद में कि सब चाय पीने के बाद कप ट्रे में रखेंगे। लेकिन ललित और शोभा चाय पीकर कप सोफे के नीचे रख देते हैं। नव्या अपना कप टेबल के नीचे रख देती है। सिर्फ राहुल ही अपना कप ट्रे में रखता है और सोफे से उठकर, अच्छा हाँ मैं चलता हूँ, बाय बाय। बाय बोलकर राहुल ऑफिस चला जाता है। फिर मीरा झूठे कप उठाकर ट्रे में रखती है और किचन में चली जाती है। मैं ट्रे लेकर वहीं खड़ी थी, फिर भी घर वालों ने झूठे कप ट्रे की जगह सब इधर उधर रख दिए। बोलती हुई मीरा सिंक में झूठे कप और चाय का भगोना साफ करने लगती है और कुछ देर बाद दोपहर के खाने के लिए दाल, चावल, सब्जी और रोटी बनाने की तैयारी करने लगती है। और फिर दोपहर में डाइनिंग हॉल में अपनी सास, ससुर, देवर और नंद को खाना परोस कर उन्हीं के साथ बैठकर खुद खाना खाती है और देखती है कि खाना खाने के बाद वो तीनों हाथ तो प्लेट्स में ही धोते हैं, लेकिन उसकी नंद गीले हाथ सोफे के कवर में पोंछती है। उसके ससुर गीले हाथ दरवाजे के पर्दे के कोने में पोंछते हैं और सास टेबल क्लॉथ में पोंछती है। अरे ये गीले हाथ ऐसे क्यों पोंछ रहे हैं? क्या इस घर में कोई नैपकिन नहीं है? अगली बार से मैं डाइनिंग टेबल पर ही नैपकिन रखूंगी। ये सोचकर मीरा रात के खाने के समय डाइनिंग टेबल पर नैपकिन रख देती है। शाम को ऑफिस से घर आकर राहुल भी सब लोगों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा डिनर करता है, लेकिन वहां आर्यन नहीं होता है। खाना खाने के बाद वो सभी प्लेट्स में हाथ धोते हैं और नैपकिन की ओर ध्यान दिए बिना पहले की तरह पर्दे, सोफा कवर और टेबल क्लॉथ पे अपने हाथ पोंछते हैं और राहुल शोभा के पल्लू में अपने गीले हाथ पोंछता है। मैंने नैपकिन रखे थे ना, आप सब उसी में हाथ पोंछ लेते। अरे बहू, हाथ नैपकिन से कौन पोंछता है? अपनी सास की बात सुनकर मीरा झूठे बर्तन लेकर किचन में जाती है और बर्तन सिंक में साफ करके किचन को अच्छी तरह साफ करती है। फिर सारे मसालों के डिब्बे, बर्तन और प्लेट्स अपनी जगह पर व्यवस्थित करके अपने कमरे में जाती है और देखती है
राहुल एक जूता एक कोने में, दूसरा दूसरे कोने में, एक मोजा बिस्तर के पास, दूसरा तकिए के नीचे और कपड़े बिस्तर पर यहाँ वहां पड़े हैं। अरे यार, ये क्या आदत है इन लोगों की, मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है। वहां मोजे उठाकर जूतों के अंदर वो रखती है, जूतों को शू रैक में रखती है, कपड़ों को घड़ी करके अलमारी में व्यवस्थित रखती है। तभी राहुल कमरे में आता है। इस घर में क्या तुम लोग ऐसे ही रहते हो क्या? क्यों, क्या हुआ? जो तुम कमरे में करके गई थी मुझे बिल्कुल भी वो पसंद नहीं है। थोड़ा व्यवस्थित रखा करो, चीज जहाँ की है वहाँ रख दिया करो। मीरा की बात का इशारा राहुल समझ जाता है और पास आकर उसके हाथ पकड़ लेता है। अरे ठीक है जानो, अब से मैं कमरा व्यवस्थित रखूंगा। मीरा ने अपने पति को तो समझा दिया था, लेकिन उसके ससुराल वाले क्या इतनी आसानी से समझने वाले थे? अगली सुबह मीरा अपने कमरे में हॉल की तरफ बढ़ती है। उसका रास्ता सीधे रसोई में जाता है। हॉल की टेबल पर देखकर उसके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि टेबल के पास फर्श पर 2 झूठी प्लेटें और गिलास रखे हैं। रात में खाना किसने खाया? थोड़ी देर सोचती है और फिर जरूर देवर जी ने खाया होगा और झूठे बर्तन हॉल में ही छोड़ दिए गए। मीरा झूठे बर्तन उठाती है और किचन में चली जाती है, जहां का हॉल भी बुरा है। रात में बनाई सब्जी की कढ़ाई गैस पर ही चढ़ी है, तवा भी गैस पर रखा है जिस पर सूखी रोटी चिपकी है। सिंक झूठे बर्तनों से भरा पड़ा हुआ है और काउंटर टॉप पर जगह जगह सब्जी के छोटे छोटे टुकड़े और तेल के छींटे हैं। मीरा गुस्से और निराशा में सिंक में प्लेटें रखती है। ओह, फिर मम्मी जी ने रसोई गंदा ही छोड़ दिया और झूठे बर्तन भी हॉल में ही छोड़ दिए थे। अब मैं क्या कहूँ इनको? तभी नव्या नाइटी में उबासी लेते हुए रसोई में आती है और फ्रिज खोलकर पानी की बोतल निकालती है और एक बड़ा सा घूंट पीती है और फिर खाली बोतल को बिना भरे फ्रिज के ऊपर रखकर जाने लगती है। ननन जी, बोतल तो भरती जाओ। भर दूंगी ना बाद में। इतना कहकर नव्या किचन से चली जाती है। क्या मेरे ससुराल वाले ऐसे ही हैं? कोई व्यवस्था नहीं, सब अस्त व्यस्त। मीरा खाली बोतल देखती है और फिर बिखरी रसोई, फिर गहरी सांस लेती है और बोलती है, कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, अब ये मेरा घर है और मैं इसे अपने मायके की तरह पूरा व्यवस्थित कर दूंगी। मीरा फ्रिज के ऊपर रखी खाली बोतल उठाकर उसे भरकर फ्रिज में रखती है, फिर स्लैब साफ करती है कि तभी शोभा वहां आती है और फ्रिज खोलती है। मम्मी जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। शोभा पानी की बोतल निकालकर, हाँ बहू कहो। मम्मी जी, अगर आप झूठे बर्तन सिंक में रखती हैं तो उन्हें तुरंत साफ कर दिया कीजिए या फिर मुझे बता दिया कीजिए, मैं साफ कर दूंगी। मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता। बहू, घर में दिन भर झूठे बर्तन निकलते हैं, कौन करे बार बार साफ, इसीलिए मैं तो एक बार में ही साफ करती हूँ। बात सही है, लेकिन मम्मी जी रसोई ऐसे अच्छी नहीं लगती ना, मक्खियाँ भी भिनभिनाने लगती हैं। ठीक उसी समय सिंक से एक छोटा कॉकरोच बाहर निकलता है और स्लैब पर भागने लगता है। मीरा और शोभा दोनों उसे देखती हैं। ये देखिए, ये कॉकरोच इसी गंदगी की वजह से आते हैं मम्मी जी। शोभा साड़ी के पल्लू से कॉकरोच को झटक देती है। अरे बहू, तुम भी ना कुछ भी कहती हो, कॉकरोच तो ऐसे ही आ जाता है। पानी पीकर खाली बोतल वापस फ्रिज में रखकर शोभा किचन से हॉल में जाती है और हॉल में बैठे अपने पति ललित से, बहू भी पागल है, किचन में कॉकरोच क्या देख लिया, उसे लगता है कि वो सिंक में झूठे बर्तन रखने से आ गए हैं। सही तो कहती है बहू, वो साफ सफाई रखने के लिए कहती है तो क्या गलत करती है, और तुम उसका मजाक उड़ा रही हो। आज तक तो नहीं आया कॉकरोच, आज आ गया तो बहू और ससुर के बोल एक जैसे हो गए। जिस समय इन दोनों की बातें चल रही थी उसी समय किचन व्यवस्थित करके मीरा सब्जी के लिए बैंगन काट रही थी। तभी नव्या वहां पहुंचती है। भाभी, मेरा मन हलवा खाने का कह रहा है, बना दो ना आप। ननन जी, पहले मैं लंच बना दूं, उसके बाद हलवा बना दूंगी। नहीं, मुझे तो अभी खाना है। चलो ठीक है, मैं खुद ही बना लेती हूँ। नव्या तेजी से गैस स्टोव जलाकर उसमें कढ़ाई चढ़ाती है, फिर रैक से चीनी, रवा और घी के डिब्बे निकालकर फटाफट कढ़ाई में डालती है और डिब्बों को जहां से निकाला था वहां न रखकर स्लैब पर अव्यवस्थित छोड़ देती है। ननन जी, ये क्या कर रही हो? जो डिब्बे जहाँ रखे थे वहीं रखो ना आप। मैंने तो रख दिए, अब आप जमा लेना। हलवा बनने के बाद वो उसे एक कटोरी में निकालती है और इस्तेमाल की हुई चिपचिपी कढ़ाई को धोए बिना ही सिंक पर रखकर कटोरी को लेकर रसोई से जाने लगती है। अरे ननन जी, कढ़ाई तो साफ करती जाओ आप। रुककर पीछे मुड़े बिना, मैं पहले खा लूं, बाद में साफ करूंगी। नव्या फिर से तेजी से हॉल में चली जाती है। मीरा हताश होकर कढ़ाई को देखती है और फिर मसालों के डिब्बे। वो जानती है कि उसे अब ये साफ करना पड़ेगा। मीरा हाथ का काम छोड़कर पहले नव्या का बढ़ाया हुआ काम खत्म करती है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। फिर एक शाम नव्या हॉल में बैठी अपने फ्रेंड से चैट कर रही थी और शोभा टीवी देख रही थी। तभी वहां पूनम और सुरभि आती है। आंटी जी, कैसी हैं आप? अरे पूनम और सुरभि, आओ आओ बैठो। वो दोनों सोफे पर बैठ जाती हैं, लेकिन उन दोनों में से कोई भी उन्हें पानी या नाश्ते के लिए नहीं पूछता। मीरा ये सब रसोई के दरवाजे से खड़ी होकर देखती है। अरे ये क्या, ये तो उन्हें पानी भी नहीं पूछ रही। सोचकर मीरा ट्रे में 4 गिलास पानी लेकर हॉल में उनके पास पहुंचती है और पूनम और सुरभि को पानी देते हुए, पानी लीजिए। पूनम पानी का गिलास उठाते हुए,
अरे वाह मीरा, बिना बोले ही पानी। बहू लेकिन तुमने तकलीफ क्यों की? तकलीफ नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। मैं आपके लिए नाश्ता भी लाती हूँ। मीरा पानी देकर वहां से मुस्कुराकर वापस रसोई में जाती है। सुरभि और पूनम एक दूसरे को देखती हैं। ये शोभा चाची की बहू इन सबसे कितनी अलग है। अलग नहीं, संस्कारी है। अभी तक हमें इस घर में किसी ने पानी तक नहीं पूछा और शोभा की बहू ने बिना मांगे पानी भी दिया और नाश्ता भी बना रही है आज। दोनों पड़ोसनों की बातें दोनों माँ बेटी सुनती हैं। फिर किचन में उपमा बनाती हुई मीरा भी सुनती है। अब बस बहुत हो गया। मुझे इस घर के लोगों का रहन सहन बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब मैं इन्हें अपने तरीके से बदलने की कोशिश करूंगी। सोचती हुई मीरा फटाफट उपमा बनाकर हॉल में बैठे उन चारों को खिलाती है और उसकी पड़ोसने उससे इम्प्रेस होकर अपने घर चली जाती है। फिर अगले दिन शाम के समय हॉल में बैठी नव्या टीवी देखते हुए फिंगर चिप्स खा रही थी। तभी ऑफिस से राहुल आता है और नव्या के सामने टेबल पर रखी प्लेट में फिंगर चिप्स देखकर, अरे वाह फिंगर चिप्स! राहुल प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाता ही है कि नव्या तुरंत प्लेट उठाकर अपनी गोद में छिपा लेती है। भैया, ये मैंने अपने लिए ही सिर्फ बनाई है। आपको खाना है तो भाभी से कह दो, वो आपके लिए और बना देंगी। राहुल का चेहरा उतर जाता है। वो असहज होकर अपने कमरे में चला जाता है। किचन में नव्या के छोड़े हुए झूठे बर्तन साफ करती हुई मीरा उसकी बातें सुन लेती है। अगले कुछ दिनों तक मीरा इस बात पर गौर करती है कि नव्या जो भी करती है सिर्फ अपने लिए, उसे अपने अलावा किसी और की कोई परवाह नहीं है। फिर जब दोपहर मीरा किचन में दाल में तड़का लगा रही होती है तभी नव्या आती है और दूसरे गैस बर्नर में कढ़ाई चढ़ाकर सिर्फ अपने लिए मैगी बनाकर एक बाउल में लेकर झूठी कढ़ाई वहीं छोड़कर वहां से चली जाती है। सिर्फ अपने लिए मैगी बनाई? हद है मेरी ननद। उसी दिन शाम को एक बार फिर उनकी पड़ोसन सुरभि और कोमल मीरा के घर आती हैं। उस समय हॉल में बैठी नव्या और शोभा नमकीन खा रही थी। मीरा भी उनके साथ बैठी टीवी देख रही थी। उन दोनों को देखकर नव्या और शोभा प्लेटें सोफे के नीचे छिपाने लगती हैं। कैसे लोग हैं ये लोग? पड़ोसी आए हैं और ये ऐसी हरकत कर रही हैं जैसे खाने की कमी हो। मुझसे तो ये बर्दाश्त नहीं होता। मेरा तो मन करता है कि मेहमान आए तो मैं उनके लिए कितना कुछ करूं। और एक ये है मेरे ससुराल वाले। मैंने जो सोचा था ये तो उसके पूरे उल्टे हैं। कुछ देर के बाद रुककर वो दोनों वहां से चली जाती हैं। उसी दिन मीरा का ध्यान एक बार फिर अव्यवस्थित और हॉल में जमा धूल पर पड़ता है। और फिर 2 दिन बाद संडे की सुबह हॉल में बैठे सभी घर वालों के लिए चाय लेकर आई मीरा। मम्मी जी देखिए ना, हॉल कितना गंदा हो रहा है। थोड़ी साफ सफाई कर लेते हैं, इसी बहाने किचन की भी सफाई हो जाएगी। अरे बहू, कहाँ गंदा है, साफ ही तो है। अभी दिवाली पर ही तो पूरा घर साफ हुआ था। अगली दिवाली में हम कर लेंगे। ठीक है, आप मत करवाइए, मैं ही कर लेती हूँ। और राहुल से कहती हूँ आज छुट्टी है ना, तो घर की साफ सफाई कराओ और किचन की भी। अरे आज तो मुझे आराम करने दो मीरा। कोई आराम नहीं, चलो घर की साफ सफाई करवाओ आज आप। राहुल बेमन से उठ जाता है। अगले कुछ घंटों तक मीरा के साथ किचन के सारे बर्तन मसालों के डिब्बे अच्छे से साफ व्यवस्थित करके व्यवस्थित रखवाता है। झाड़ू में डंडा बांधकर हॉल की दीवार और कोनों से जाले हटाता है। फिर पंखे साफ करवाता है। सोफों के कवर और पर्दे निकालकर वॉशिंग मशीन में धुलवाता है और शाम तक धुले हुए और प्रेस किए हुए पर्दे और सोफों के कवर्स इनकी जगह पर पहुंचाता है। और मीरा आखिर में टेबल पर नैपकिन रखकर राहुल के कंधे में हाथ रख खड़ी हो जाती है। और हाँ, अब लग रहा है ये घर। तभी शोभा वहां आती है। बहू, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि पहले ये घर घर नहीं था? मम्मी जी, मैं ऐसा नहीं कह रही। मेरे कहने का मतलब है कि अब घर साफ सुथरा लग रहा है। तभी कोमल फिर वहां आती है और व्यवस्थित और साफ हॉल देखकर, अरे वाह शोभा, तुम्हारी संस्कारी बहू ने आते ही तुम्हारे घर का रंग रूप ही बदल दिया है। घर में एक अलग ही रौनक आ गई है। हाँ, तुम भी यही कहो कि सब मेरी बहू ने किया है। मेरी बहू भी यही कह रही है। तो तुम सबके कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग रहते थे तब घर व्यवस्थित नहीं था? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब ये हॉल कुछ अलग ही लग रहा है शोभा। चलिए अब बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। मीरा हॉल में मौजूद सबके लिए चाय कुकीज लाती है। कोमल चाय पीकर और कुकीज खाकर कप और प्लेट टेबल पे रख देती है। लेकिन शोभा कप हमेशा की तरह सोफे के नीचे सरका देती है और गंदे हाथ सोफे के कवर में साफ करती है। मीरा ये सब देखती है और अभी अभी तो मैंने साफ किया है। इन्हें इतना भी समझ में नहीं आता कि मैंने एक नैपकिन रख रखा है हाथ साफ करने के लिए। उसका इस्तेमाल नहीं करते ये लोग और अपनी आदत बदल नहीं रहे हैं। मीरा कुछ देर सोचकर, ठीक है, मैंने इन्हें देख लिया है, ये नहीं बदलने वाले। संस्कारी रह के मैं भी इन्हें नहीं बदल पाऊंगी। अब मुझे इन्हें अपना तेज तर्रार रूप दिखाना पड़ेगा। कुछ देर बातें करने के बाद कोमल वहां से चली जाती है। तभी बालों में हाथ फेरता हुआ आर्यन अपने कमरे से वहां आता है और शोभा के पास जाकर, मैं जा रहा हूँ। देवा जी, टाइम से घर आ जाया करो। सब लोगों के साथ खाना खाकर फिर बड़े ही वापस चले जाया करो आप। क्यों भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं?
देवर जी, आप देर से घर आते हो तो आपके लिए खाना गर्म करने के लिए किचन गंदा छोड़ देते हैं, फिर मुझे साफ करना पड़ता है, इसीलिए। बहू, मैंने तो तुझे आज तक ये नहीं कहा कि तू किचन साफ कर, फिर तू ही किचन साफ करती है तो मैं क्या करूं? और मेरा बेटा चाहे जब घर आए चाहे जब जाए, तुझे उससे क्या लेना देना? मुझे लेना देना कुछ नहीं है मम्मी जी, मैं तो बस इतना कह रही थी कि अगर आप किचन में कुछ बनाया करो तो साफ कर दिया करो, झूठे बर्तन अच्छे नहीं लगते हैं किचन में। बहू, अब तेरा ज्यादा हो रहा है, तू साफ सफाई करती है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ तुझे ही साफ सफाई पसंद है। तेरे आने से पहले भी हम घर साफ रखते थे। शोभा की बातें सुनकर मीरा एक पल के लिए उसे देखती है, फिर बिना कुछ कहे वहां से अपने किचन में जाती है और देखती है कि चाय बना रही नव्या साफ सुथरे काउंटर पर चाय पत्ती और शक्कर बिखेर कर चाय छान कर हमेशा की तरह झूठे बर्तन छोड़कर किचन से जाने लगती है। ननद जी, चाय बनाकर तो जा रही हो, कम से कम चूल्हा तो साफ करती जाओ, चाय पत्ती और शक्कर सब बिखरा पड़ा है। भाभी, मुझे आपकी यही आदत पसंद नहीं है। मैं इतने दिनों से देख रही हूँ कि आप छोटी छोटी बातों पर मुझे टोकने लगती हैं। आपको अगर साफ सफाई करनी है तो अपनी मर्जी से किया कीजिए, लेकिन मुझे टोका मत कीजिए। मैंने तो सिर्फ घर को व्यवस्थित रखने के लिए कहती हूँ ननद जी। नव्या तेजी से किचन से बाहर निकल जाती है। मीरा को बहुत बुरा लगता है। वो चुपचाप किचन साफ और व्यवस्थित करके अपने कमरे में चली जाती है। फिर जब राहुल ऑफिस से लौटता है तो मीरा को बेड पर उदास बैठी देखता है। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? मीरा राहुल को पूरा किस्सा बताती है। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, पर उन्हें बुरा लगा। देखो मीरा, इस घर में तुम्हारा हक सिर्फ मुझ पर और अपने कमरे पर है। तुम अपना कमरा जैसे चाहो सजाओ, व्यवस्थित रखो। और हाँ, मुझे जो बोलना हो वो बोल सकती हो, लेकिन तुम अपने देवर और नंद को टोकोगी तो मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ? मैंने तो सिर्फ घर व्यवस्थित रखने और साफ सफाई के लिए कहा था। मेरे घर वाले हमेशा से ऐसे थे, ऐसे ही रहेंगे, और तुम भी मत बदलो। तुम जैसी हो वैसी रहो। राहुल के समझाने पर कुछ दिन तो मीरा शांत रहती है, लेकिन उससे घर की व्यवस्था और किचन की गंदगी देखी नहीं जाती। फिर एक दिन जब नव्या किचन में चाय बनाते हुए हमेशा की तरह किचन गंदा कर देती है तो ये क्या है? मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे किचन में गंदगी पसंद नहीं है, और आप हमेशा वही करके जाती हो। अब चाय लेकर जाने से पहले किचन साफ करके जाओ। नव्या एकदम चौंक जाती है। उसे मीरा का यह कड़क अंदाज समझ आ जाता है। नव्या चुपचाप चाय का कप ले जाने से पहले बिखरी हुई चाय पत्ती और शक्कर साफ करती है। हॉल में शोभा और ललित को चाय देती है। चाय पीने के बाद वो आदतन कप सोफे के नीचे घुसा देती है। नव्या के पीछे ट्रे लेकर आई मीरा सब देखती है। ये क्या आदत है? मैं इतने दिनों से देख रही हूँ टेबल लगा रहता है और मैं ट्रे लिए खड़ी रहती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग चाय नाश्ता करने के बाद कप प्लेट सोफे के नीचे ही रख देते हो। अपनी आदत बदलें। ये झूठे कप इस ट्रे में रखो। बहू, तुम्हें क्या हो गया है? कुछ नहीं, मैंने जो कहा है वो कीजिए। सब एकदम झूठे कप ट्रे में रख देते हैं। मीरा ट्रे किचन में ले जाती है। फिर रात में मीरा देखती है कि हमेशा की तरह सब लोग खाना खाकर हाथ धोने के बाद कोई सोफा कवर में हाथ पोंछ रहा है तो कोई पर्दे में। ये क्या है? ये नैपकिन सिर्फ शोपीस के लिए मैंने यहाँ थोड़ी ही रखा हुआ है, इसीलिए रखा है इसे ताकि आप लोग गीले हाथ इसमें साफ करो। आपको समझ में नहीं आता है क्या? अरे बहू, तुम्हें अचानक क्या हो गया है? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं जो बोलूं सिर्फ उतना करो, बस। ठीक है बहू, तुम गुस्सा मत करो, हम तुम्हारी बात मानेंगे। सभी लोग नैपकिन में हाथ साफ करते हैं। मीरा झूठे बर्तन ले जाकर किचन में धोकर व्यवस्थित रख देती है। इस तरह कुछ दिनों में ही मीरा के टोकने से घर व्यवस्थित होने लगता है। फिर एक रात आर्यन जब देर से घर आता है तो शोभा उसके लिए खाना लेने के लिए किचन में जाती है। थाली में सब्जी रोटी लिए जैसे ही शोभा किचन से बाहर निकलती है, मीरा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। मम्मी जी, देवर जी तो अपनी आदत नहीं सुधार रहे, तो आप अपनी आदत सुधार लो। मैं हमेशा रात में किचन व्यवस्थित और साफ सुथरा करके जाती हूँ, और आप हमेशा गंदा छोड़ के जाती हो। आज के बाद खाना बनाओगे तो किचन जैसा है रात में छोड़ के जाती हूँ मैं, मुझे सुबह वैसा ही किचन मिलना चाहिए। बहू, ये क्या कह रही हो तुम? सीधे आंख में देखकर। जो सुन रही हो आप वही। इतना बोलकर मीरा वहां से अपने कमरे में चली जाती है। उस दिन के बाद पूरा परिवार मीरा के डर से अपनी आदत सुधार लेता है। खाना खाकर हाथ धोने के बाद गीले नैपकिन से साफ करता है। चाय नाश्ता करने के बाद प्लेट या तो टेबल पर या तो ट्रे में रखता है। फिर किचन में कुछ भी बनाने के बाद किचन साफ करके व्यवस्थित करता है। लेकिन इस दौरान राहुल के अलावा पूरा परिवार मीरा से गुस्सा रहने लगता है, तो वो अपनी पड़ोसन प्रीति से बात शुरू कर देती है। धीरे धीरे उनकी जान पहचान बढ़ती है और मीरा उसके घर आना जाना शुरू कर देती है। फिर एक दिन परेशान नव्या हॉल में रखी कुर्सी में रखे कपड़े खंगाल रही थी, तभी मीरा वहां आती है और ननद जी, क्या ढूंढ रही हो? अरे भाभी, मेरा लाल सूट नहीं मिल रहा। मैंने धोखा छत पर डाला था, उसके बाद से मिला ही नहीं। मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि सारी चीजें जो जहाँ की हैं वहीं व्यवस्थित रखा करो, लेकिन मेरी सुनता कौन है? वो सूट मैंने छत पर पड़ा हुआ देखा था तो मैं उठाकर ले आई थी। वो मेरी अलमारी में प्रेस करके रखा हुआ है। नव्या चुपचाप जाकर अलमारी से सूट निकाल लेती है। उसी दिन शोभा मार्केट से घर वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे कोमल मिलती है। शोभा, जब से तुम्हारी संस्कारी बहू आई है तब से तुम दिखना ही बंद हो गई हो।
अरे वो दिखती सिर्फ संस्कारी है लेकिन है बहुत तेज। हमारे तो सांस लेना बहुत मुश्किल कर दिया है उसने। हम हाथ धोते हैं तो हमें टोकती है, किचन में कुछ बनाते हैं तो हमें टोकती है। बहुत परेशान हो गए हैं उससे हम। इसका मतलब सुरभि उस दिन बिल्कुल सही कह रही थी। मुंह दिखाई पर हम सबका सम्मान करना दिखावा था। हाँ, तेज तर्रार बहुएं ऐसे ही होती है। बाहर से दिखती कुछ और है और अंदर से होती है कुछ और। शोभा ने अपनी बहू के बारे में जो कोमल से कहा, कोमल सुरभि से बताती है, सुरभि पूनम से और पूनम किसी और से। इस तरह वो बात घूम फिर कर मीरा तक पहुंचती है और मीरा जब प्रीति के घर जाती है तो हॉल में बैठी उसके साथ चाय पीती हुई। और अब तो मम्मी जी मोहल्ले वालों से मेरी शिकायत करती हैं। हाँ तो करेंगी ही, तुम्हारी सास है ही ऐसी, तुम्हारी ननंद और देवर भी वैसे ही हैं। मीरा जानती थी कि उसके घर वाले कैसे हैं, लेकिन प्रीति के मुंह से उनकी बुराई सुनकर मीरा को अच्छा लगता है और वो अपने घर की अंदरूनी बातें भी उसे बताने लगती है। फिर धीरे धीरे वही बातें घर वालों को, पड़ोसियों से पता चलने लगती हैं। फिर एक दिन मीरा जब प्रीति के घर जाती है तो हॉल में बैठे उसके सास, नंद और ससुर उसके वापस आने का इंतजार करते हैं। और जब वो वापस आती है तो, बहू तुम फिर उस चुगलखोर प्रीति के घर गई थी? हाँ, क्योंकि वही मेरी इकलौती सहेली है। चलो माना कि वो तुम्हारी सहेली है, तो क्या जरूरत है उसके घर की बातें बताने की? हमें बाहर वालों से सुनने को मिलता है कि हमारे घर में क्या हो रहा है। बहू तुम उस प्रीति के घर में जाया करो, वो इधर की बात उधर करती है। तुम जो उसे बताती हो वो पूरे मोहल्ले में बताती फिरती है और फिर लोग बात बनाते हैं। देखिए, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कौन कैसा है और किससे क्या बात करनी है। तुम्हें क्या पता? क्या पता जो बातें मोहल्ले वाले कर रहे हैं वो घर वालों से लीक हुई हो। बोलती हुई मीरा अपने कमरे में चली जाती है। घर वालों की आदत बदलकर मीरा खुद बदल जाती है। अब घर वाले बिना मीरा के दबाव के घर व्यवस्थित और साफ सुथरा रखने लगते हैं और किचन भी। फिर एक दिन कोमल उनके घर आती है और हॉल में बैठी शोभा और नव्या के पास जाकर व्यवस्थित और साफ सुथरा हॉल देखकर, अरे वाह शोभा, आपकी संस्कारी बहू की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मुझे पता है कि तुम क्या सोचकर ऐसा कह रही हो, लेकिन अब वो बदल गई है। तभी नव्या तुरंत उठती है और किचन से कोमल के लिए चाय और कुकीज लाती है। अरे वाह, आज तो कमाल हो गया। क्या हुआ? मैं इतने दिनों से आपके घर आ रही हूँ, आज तक नव्या ने मुझे नाश्ता नहीं दिया। आज कैसे? अब तक भाभी ही लाकर देती थी ना, तो मैंने सोचा आज मैं दे दूं। चाय का कप लेकर, देखा तुम्हारी संस्कारी बहू ने कितना कुछ बदल दिया है। ये हॉल तो बदला ही, मुझे लगता है घर के संस्कार भी बदल दिए हैं। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मैं आज से पहले भी आती हूँ, ये हॉल मुझे कभी इतना व्यवस्थित नहीं लगा और कभी भी नव्या मेरे लिए नाश्ता लेकर नहीं आई है। ये बदलाव मीरा के आने के बाद ही आया है। कोमल के जाने के बाद दोनों माँ बेटी एक दूसरे का मुंह देखती हैं और फिर हॉल में, हाँ, हमारी संस्कारी लेकिन तेज तर्रार बहू हमें बदलाव तो लाई है, लेकिन अब खुद भी बदल गई है। तभी वहां ललित आता है और शोभा की बात सुनकर, हाँ, बहू के आने के बाद घर में बदलाव तो आया है। हम ही उसे गलत समझते थे। वो तो सिर्फ घर व्यवस्थित करना चाहती थी, साफ सुथरा रखना चाहती थी। अब जैसा वो चाहती थी अब हम भी वैसे ही रहेंगे। तभी प्रीति के घर से होकर मीरा वापस घर पहुंचती है। बहू कहाँ से आ रही हो? बस अपनी फ्रेंड प्रीति के घर गई थी, वहीं से आ रही हूँ। बहू उसके घर मत जाया करो। हाँ बहू, उसे कुछ मत बताया करो। वो मोहल्ले में चुगली करती है, इसलिए हम पूरे मोहल्ले में बदनाम है। देखिए, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कौन कैसा है और मैं सब समझती हूँ। बहू तुम समझती नहीं हो, इसीलिए तो हम तुम्हें समझा रहे हैं। अगर इतनी समझदार होती ना आप, तो मैं जो आपको इतनी दिनों से समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आप समझ जाते। मैं आपको अच्छा कहती हूँ तो आपको वो बुरा लगता है, मुंह फूल जाता है। देखो, आपकी बेटी किसी के घर जाएगी तो किसी की बहू भी बनेगी। वहाँ वो कुछ नहीं करती तो ससुराल में क्या करेगी? बहू वो तुम्हारी बात समझ गई है, इसीलिए तो उसके अंदर बदलाव आ गया है। और हम सब भी, इसलिए तो इस घर में अब बदलाव दिख रहा है। मीरा व्यवस्थित हॉल और पानी का गिलास लिए नव्या को अपने पास खड़ी देखती है और कमरे में चली जाती है और अपने सास ससुर की कही बात के बारे में सोचती रहती है। और जब राहुल आता है उससे सब बताती है उसकी बात सुनकर। हाँ, बदलाव तो आया है मीरा, मैंने भी महसूस किया है। और अगर घर वाले कहते हैं तो तुम प्रीति के घर मत जाया करो। घर वाले तुम्हें किसी से बात करने से मना नहीं करते, सिर्फ उसी से रोकते हैं। उसी से क्यों रोकते हैं? मोहल्ले में मुझे सिर्फ उसी से बात करना अच्छा लगता है। वो तुमसे सिर्फ इसलिए बात करती है क्योंकि तुम घर की बातें उसे बताती हो, और कुछ नहीं। तुम गौर करना कि जो बातें तुम उसे बताती हो वही तुम्हें मोहल्ले वालों से सुनने को मिलेंगी। ठीक है, अब मैं उसका टेस्ट लूंगी। अगले दिन मीरा प्रीति के घर जाती है और हॉल में बैठी प्रीति से,
प्रीति, तुम्हें एक बात बताऊं, घर वाले मेरे देवर की शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहता। घर में उसको लेकर बड़ी परेशानी है, किसी को बताना मत। अच्छा ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कुछ देर बाद मीरा वहां से चली जाती है। मीरा ने जो बात प्रीति से कही थी वही बात उसे मिर्च मसाले के साथ मोहल्ले की औरतों से सुनती है। मीरा सब्जी खरीद कर घर लौट रही थी, तभी पूनम के घर के बाहर खड़ी पूनम, सुरभि और कोमल। सुना है मीरा के देवर की शादी को लेकर घर में बड़ा बखेड़ा है। वो शादी नहीं करना चाहता, लेकिन घर वाले जबरदस्ती कर रहे हैं। मैंने तो सुना है उसने शादी कर ली है, इसलिए वो शादी नहीं कर रहा। हाँ, कास्ट अलग है लड़की की। उनकी बात सुनकर मीरा चौंक जाती है। उसे राहुल की बात याद आती है और उसे समझ आ जाता है कि प्रीति ही चुगलखोर है। उस दिन के बाद शर्मिंदगी की वजह से मीरा अपने घर वालों से नजर तक नहीं मिला पाती और प्रीति से भी बोलचाल बंद कर देती है और उसके घर आना जाना भी। कुछ दिन बाद मीरा सब्जी लेकर घर वापस आ रही थी। वो अपने घर के पास पहुंचती ही है कि तभी उसे प्रीति मिलती है। और कैसी हो मीरा, आजकल तुमने घर आना ही बंद कर दिया। आओ कभी चाय पर। नहीं, मैं अब तक गलतफहमी में थी, इसीलिए तुम्हारी दोस्त थी। अब मेरी गलतफहमी दूर हो गई है तो तुम मुझसे दूरी ही बनाकर रखो। मीरा आगे बढ़ जाती है। प्रीति हताश होकर खड़ी रह जाती है। अपने घर के बालकनी में खड़े शोभा और ललित मीरा को देखते हैं और उसकी बातें सुनते हैं और मुस्कुराते हुए हॉल में पहुंचते हैं। और जैसे ही मीरा वहां पहुंचती है उसे रोककर, बहू, इतने दिनों से हम तुम्हें जो समझाने की कोशिश कर रहे थे वो तुम खुद ही समझ गई। ये देखकर हमें खुशी भी है और तुम पर गर्व भी। मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जब यहाँ आई और आप लोगों का रहन सहन देखा तो मेरी नजरों में आपकी रिस्पेक्ट कम हुई और मैं अपने आप को आपसे बढ़कर समझने लगी, इसलिए मैंने आपकी बात नहीं मानी। पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बहू, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, गलती हमारी भी है। हमें पता है कि तुम बहुत संस्कारी हो और तुमने हमें समझाने के लिए अपना तेज तर्रार रूप अपनाया था। तुम्हारा समझाने का तरीका भले ही पसंद नहीं आया, लेकिन हम अब अच्छी तरह से ये समझ गए हैं हमारी भलाई के लिए ही तुमने किया था। बहू, हमने गलती की तो तुमने हमें तेज तर्रार होकर समझाया। तुमने गलती की तो हमने तुम्हें प्यार से समझाया। लेकिन अच्छी बात यह हुई है कि तुम भी हमारी बात समझ गई और हम भी तुम्हारी बात समझ गए। हाँ मम्मी जी, आप लोग मुझसे नाराज रहते थे तो मुझे बुरा लगता था और अकेलापन महसूस होता था, इसलिए मैं प्रीति के करीब आई और उसकी बातों ने मेरा दिल जीत लिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसका इतना प्यार किस लिए है और मैं अपने घर की बातें उससे बताती थी। कोई बात नहीं बहू, अब से ध्यान रखना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज होती है। हाँ, और अब ये भी ध्यान रखूंगी कि किचन में झूठे बर्तन रखने से किचन में कॉकरोच भी आते हैं। मीरा अपने सास ससुर को समझती है और मीरा को उसके सास ससुर। मीरा को उसकी सास गले से लगा लेती है और घर में अनकही अनबन का अंत होता है।